Good morning everyone. My name is Vijay Gupta and you're watching Biology classes. तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बाकी तो सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ह्यूमन ओवरी की। मैंने अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो ओवरीज होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका क्या यूज़ होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर से उस वीडियो को देख लें ताकि इनके बेसिक फंक्शंस को आप समझ सकें। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ओवरी की मार्फोलॉजी यानी कि बाहरी संरचना की, ओवरी की एनाटॉमी यानी कि आंतरिक संरचना, और साथ ही साथ ओवरी के फंक्शंस की, इससे निकलने वाले हार्मोन्स की बहुत ही डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ह्यूमन ओवरी यानी कि मानव की ओवरी, आपको पता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जनन तंत्र है जिसे हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र में मुख्य रूप से जो प्रमुख जनन अंग होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं वन पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि एक जोड़ी ओवरी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इनकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ पर ओवरीज सिचुएटेड होती हैं। तो सपोज करें आप कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है, ये हो गया फीमेल का यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो फीमेल का जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसकी जो लेयर्स होती हैं वो काफ़ी थिकर होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है ये। तो इट इज़ द यूट्रस। अब यूट्रस के दोनों तरफ इस तरह से ट्यूब्स निकली रहती हैं जिनको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, और बाहर की तरफ एक ट्यूब होती है दैट इज़ द वेजाइना, जो बॉडी के बाहर खुलती है वल्वा के द्वारा। ये तो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक आउटलाइन बताया। अब यहाँ पर आप देखें कि इस तरीके से दो लिगामेंट दोनों तरफ से यूट्रस से निकलते हैं और इन दोनों लिगामेंट से जुड़ी होती हैं ओवरीज। तो एक ओवरी ये हो गई राइट वाली और एक ओवरी ये हो गई लेफ्ट। तो ये हमारी दो ओवरीज होती हैं जो एक लिगामेंट की हेल्प से जुड़ती हैं और इस लिगामेंट का नाम होता है ओवेरियन लिगामेंट। आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये लिखा है मैंने ओवेरियन लिगामेंट, तो दिस इज द ओवेरियन लिगामेंट। और ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से ये यूट्रस यानी गर्भाशय की दीवारों से जुड़ी होती हैं। तो इट इज़ द राइट ओवरी एंड इट इज़ द लेफ्ट ओवरी। ये तो इनकी पोजीशन हो गई कि ये कहाँ पर हैं हमारी बॉडी में। ये पेल्विक कैविटी, आपको पता है कि जो हमारा एब्डोमेन होता है, उदर होता है, वहाँ पर नीचे की तरफ जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी में ये पाई जाती हैं ओवरीज, यूट्रस, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये जो यूट्रस है इसी से दोनों तरफ निकली रहती हैं वन पेयर ऑफ ओवरी। अब अगर मैं बात करूं एक ओवरी के शेप और साइज की, तो 4 × 3 × 2 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये जो ओवरी है इसकी लंबाई आपको बताई गई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर और थिकनेस यानी जो मोटाई है वो लगभग 2 सेंटीमीटर के करीब होती है। और इनका जो कलर होता है वो वाइटिश यानी सफ़ेद सा होता है। और आकार अगर मैं बात करूं इनके शेप की, तो वो होता है आलमंड सीड शेप, यानी कि एक बादाम के बीज के तरह इनका सीड इस तरीके से यहाँ पर अपीयर्स होता है। तो ये आलमंड सीड हो गया, इस तरीके से इनका शेप होता है। तो ये बात हो गई ओवरी की पोजीशन की। अब इसके बाद मैं आपको इसकी मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ओवरी की स्ट्रक्चर की, इसके एनाटॉमी यानी मार्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों की, बाहरी संरचना और इसकी आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट चूंकि डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है तो मैं एक एक करके आपको अलग से सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारी ओवरी होती है इसमें सबसे बाहर की तरफ देखिए, ये तो ओवरी का शेप हो गया, ये मैंने रफली इसकी लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी ओवरी है फीमेल में, इसमें एक्चुअली 3 लेयर्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये आउटर मोस्ट लेयर बनाकर दिखाते हैं जो कि हमने यहाँ पर रेड कलर से बनाई हुई है। तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ओके। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसका नाम होता है विसरल पेरिटोनियम। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हो, तो इट इज द विसरल पेरिटोनियम। ये क्या है, विसरल पेरिटोनियम है, यहाँ पर भी मैंने ग्रीन कलर से दिखाई हुई है। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। इसके ठीक नीचे जो लेयर होती है वो क्यूबॉइड सेल्स से बनी होती है, इस टाइप की सेल्स होती हैं, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में भी देख पा रहे हो, यहाँ पर लाइन से लगी हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर भी सेल्स बना दी। तो दिस इज द सेकेंड लेयर।
और इस सेल्स हैं तो ऑब्वियसली इनमें न्यूक्लियस होगा, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इट इज़ द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम कहिए या जर्मिनल एपिथेलियल लेयर भी आप कह सकते हो इसको। तो इट इज़ द सेकेंड लेयर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। इसी लेयर के द्वारा ही यहाँ पर आगे जाकर जो फॉलिकल्स वगैरह बनती हैं उनका निर्माण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम की, जो सेकेंड लेयर है। और सबसे नीचे की तरफ एक और लेयर है ओवरी में, दैट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द ओवरी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि ऑलरेडी डायग्राम मैंने बना रखा है। इस थर्ड लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बिजीनिया। ट्यूनिका एल्बिजीनिया। तो देयर आर टोटल 3 लेयर्स प्रेजेंट अराउंड द ओवरी, जिनमें सबसे बाहर वाली को हम क्या कहेंगे, इट इज़ द विसरल पेरिटोनियम। सेकेंड जो क्यूबॉइड सेल्स से बनी हुई है लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। और द इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर है, उसको हम कहेंगे ट्यूनिका एल्बिजीनिया। तो ये तो हमने ओवरी के लेयर्स के बारे में बात कर ली। अब आप देखिए कि इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है, ओवरी के अंदर जो भी लिक्विड भरा होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। आप यहां पर भी देख सकते हो कि ओवरी के अंदर जो भी लिक्विड है उसको हमने यहां पर क्या नाम दिया है, दैट इज द स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा है, एक लिक्विड है जो ओवरी के अंदर भरा हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओवरी के अंदर जो भी स्ट्रोमा है ये 2 रीजन्स बनाता है। 2 रीजन्स यानी 2 क्षेत्र बनते हैं इसके अंदर। जो इसके बीच का पोर्शन है, मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये बीच का पोर्शन हो गया और ये बाहर का पोर्शन हो गया। तो जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं ओवेरियन मेडुला। ओवेरियन मेडुला। और जो बाहर वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो ओवरी के अंदर का जो भी पार्ट है उसको हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। बीच का सेंट्रल पार्ट हमने कह लिया ये वाला, जहां पर आप देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स वगैरह आई हैं, इसको कहेंगे ओवेरियन मेडुला। और बाहर का सारा एरिया क्या कहलाएगा, ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो ये जो ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पर क्या चीज़ पाई जाएगी और ओवेरियन मेडुला में क्या पाया जाएगा, ये मैं आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ। तो इतना आपने पहले क्या सीखा है कि जो ओवरी है उसको आपने देखा कि सबसे बाहर की तरफ से 3 लेयर्स हैं, दैट इज द विसरल पेरिटोनियम, जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्बिजीनिया। अंदर का जो भी लिक्विड है उसे हमने क्या नाम दिया है, स्ट्रोमा। और आपको बताया मैंने कि स्ट्रोमा में 2 जोन बनते हैं, 2 क्षेत्र बनते हैं। अंदर की तरफ मिडिल में दैट इज द ओवेरियन मेडुला, और बाहर का जो एरिया है दैट इज द ओवेरियन कॉर्टेक्स। अब हम देखेंगे कि जो ओवेरियन मेडुला होता है वहां पर पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स। जैसा कि आपने देखा, ये रेड कलर से मैंने यहाँ पर आर्टरीज की एंट्री कर दी, बहुत सारी आर्टरीज अंदर आ गई। ऐसे ही मैंने ब्लू कलर से क्या दिखा दिया, वेन्स को दिखा दिया। तो यहाँ पर आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नर्वस टिश्यूज़ भी होते हैं, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। तो ये कई सारी चीज़ें मिलकर एक नेटवर्क जैसा बनाती हैं बीच के एरिया में। और वो सारा कुछ कहाँ पर रहता है, यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसके सेंटर में रहेंगी, यानी ये सब कुछ कहाँ पाया जाएगा, ओवेरियन मेडुला में। तो दिस इज द ओवेरियन मेडुला इस डायग्राम में अगर हम देखें। अब ये तो आपने बाहर की बात, अंदर की बात समझ ली। अब ये जो बाहर का पार्ट है कॉर्टेक्स, इसमें आप देख पा रहे होगे यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं, इनको हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकल्स होती हैं, सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि बहुत छोटी सी हैं, फिर धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ, ये काफ़ी बड़ी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि ये मैच्योर होने के बाद में किनारे पर जाकर फट गई और इन्होंने ओवम या सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज कर दिया। तो ये जो जितनी भी फॉलिकल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी किस एरिया में पाई जाएंगी, दीज आर प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन, सॉरी कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टेक्स को हम कॉर्टिकल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा दीज आर द फॉलिकल्स, धीरे धीरे फॉलिकल्स मैच्योर हुई और मैच्योर हुई और उसके बाद फिर ये बाहर आ गई। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वहाँ पर क्या पाई जा रही हैं, अलग अलग तरह की फॉलिकल्स पाई जा रही हैं। अब इन फॉलिकल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, फॉलिकल्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी कि ओवरी के एनाटॉमी के बारे में अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करते हैं ओवरी में पाई जाने वाली इन फॉलिकल्स की और हम समझते हैं कि किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत छोटी छोटी फॉलिकल्स हैं जिनको हमने लिखा है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हो गई जिनको हमने लिखा है प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर थोड़ी और बड़ी हुई है जिसको हमने लिखा है सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद टर्सरी फॉलिकल और फाइनली वो मैच्योर होकर कहलाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल।
तो मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल तक ये कैसे बनती हैं, उसके बाद ये मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल किनारे आकर रप्चर यानी हो जाती है, फट जाती है, तो इट इज़ द रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल, और अपने साथ रिलीज करती है सेकेंडरी oocyte को, जो आगे जाकर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। तो किस तरीके से ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये सारे डायग्राम जो यहाँ पर ओवरी के अंदर बने हुए हैं, मैं इनको अलग से आपको बनाकर एक एक सेल के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक लेयर दिख रही है जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया था, जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, इसी से डेवलपमेंट होता है किसका, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का। अब सबसे पहले क्या होता है कि ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, इसके बीच में होती है प्राइमरी oocyte। अब आप कहेंगे प्राइमरी oocyte क्या चीज़ है, तो इसके लिए आपको मेरा oogenesis का वीडियो देखना पड़ेगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। oogenesis की प्रक्रिया में बताया गया है कि किस तरीके से फॉलिकल के अंदर ओवम का निर्माण होता है, कैसे oocyte, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और किस तरीके से सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद फिर ओवम में कैसे कन्वर्ट होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है oogenesis की, यानी अंडाणु जनन, जो फीमेल में ओवम के बनने की प्रोसेस है। तो उसके बारे में डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अंदर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर की स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है प्राइमरी oocyte, जो आगे जाकर सेकेंडरी oocyte बनाएगी और फिर ओवम में बदल जाएगी। और इसके किनारे किनारे पाई जाती हैं कुछ सेल्स जो कि बिल्कुल फ्लैटेंड होती हैं, इस तरह से फ्लैट होती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर मैंने बनाई हुई है सारी छोटी छोटी सी, इनको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल सेल्स। दीज आर द प्राइमोर्डियल सेल्स, या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आप इनको कह सकते हो। तो दीज आर द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स एक्चुअली। तो अब आपने क्या देखा कि सबसे पहले जो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम थी, उसने कुछ सेल्स बनाई जिनको हम फॉलिकल सेल्स कहेंगे, और वो फॉलिकल सेल्स यहाँ पर कहाँ आकर लग जाएंगी, हमारी प्राइमरी oocyte के बाहर लग जाएंगी। तो इट इज़ द प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो सेल्स पाई जा रही हैं, उन सेल्स को हम लोग कहेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, फॉलिकल सेल्स। तो दीज आर द फॉलिकल सेल्स। तो ये सबसे बेसिक बात हो गई सबसे पहले, जो यहाँ पर कई सारी आपने देखा। अब क्या होगा कि ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, इनके किनारे जो सेल्स लगी हुई हैं, ये आगे का डेवलपमेंट कैसे करेंगी कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं अभी ये फ्लैट हैं, इसके बाद ये कैसी हो जाएंगी, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी और कॉलमनर हो जाएंगी, इस टाइप से आपको दिखाई देने लगेंगी। और यहाँ पर इन्हें हम लोग कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स या अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स। तो इट इज द अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद डेवलपमेंट और होगा। अब ये जो आप बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, इन्हें भी हम फॉलिकल सेल्स ही कहेंगे। बस फर्क क्या था कि जब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में लगी हुई थी तो ये थोड़ी सी फ्लैट थी, और अब ये थोड़ी सी बड़ी और कॉलमनर यानी स्तंभाकार हो चुकी हैं। तो इनको हम लोग अर्ली प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। आप देख सकते हो इस डायग्राम को, सेकेंड वाला डायग्राम मैंने ये बनाया है जिसको हमने प्राइमरी फॉलिकल लिखा है। इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल की एक लेयर यहाँ पर आपको दिख रही है, और फिर ये क्या हो गया, सेल डिवीजन हुआ और मल्टीपल लेयर्स यहाँ पर बन जाएंगी। तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि ये बीच में हमारी प्राइमरी oocyte है अभी भी वैसे ही, और इसके किनारे किनारे हमारी जो प्राइमरी फॉलिकल्स की सेल्स थी उनमें मल्टीपल लेयर्स बनने लग गई। तो ये एक लेयर मैंने बना दी, इसके बाद और भी लेयर्स बनेंगी, यहाँ पर कई सारी लेयर्स बन जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, कई सारी लेयर्स यहाँ पर डेवलप हो गई इस वाले डायग्राम में। ओके, अब जब यहाँ पर कई सारी लेयर्स डेवलप हो गई तो इनकी जो सेल्स थी, इन सेल्स को हम कहेंगे ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, जो हमारी फॉलिकल सेल्स थी वही आगे जाकर ग्रैनुलोसा सेल्स कहलाती हैं। जब तक वो सिंगल लेयर में रही तब तक हमने उनको कहा फॉलिकल सेल्स, लेकिन जैसे ही उनमें सेल डिवीजन हुआ, प्रोलिफरेशन, सेल डिवीजन को ही बोलते हैं प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन हुआ, तो वैसे ही यहाँ पर वो कई सारी मल्टीपल लेयर्स बना लेंगी, और इन मल्टीपल लेयर्स की सेल्स को हम क्या कहेंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि इन सेल्स का मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है, इन सेल्स का क्या, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स ही आगे जाकर क्या कहलाती हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स कहलाती हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी लेयर्स हैं, मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा कहते हैं उसको,
मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा। तो ये पूरी लेयर्स को मिलाकर हमने कहा मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा, और इनकी सेल, एक सेल को क्या कहा, ग्रैनुलोसा सेल्स। और ये पूरी स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाएगी, लेट प्राइमरी फॉलिकल। तो आप इसे प्राइमरी फॉलिकल भी कह सकते हैं या आप इसे लेट प्राइमरी फॉलिकल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले प्राइमोर्डियल सेल थी, फिर अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स, उसके बाद फिर लेट प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो हमने दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया, दीज आर द प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी, तो सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट होगी आइए देखते हैं। इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम वही बनाएंगे, बीच में क्या है हमारी आपकी प्राइमरी oocyte है। अब इसके बाद प्राइमरी oocyte के बाद में हमारे पास कई सारी लेयर्स हैं, ठीक है ना। होगा क्या कि यहाँ पर बीच बीच में लेयर्स के बीच में कहीं कहीं पर कुछ खाली स्पेस बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर भी इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से मैंने ग्रीन कलर से कुछ खाली स्पेस बना दिए हैं, और स्पेस के अलावा बाकी जगह पर ग्रैनुलोसा सेल एज इट इज पाई जाएंगे। तो दीज आर द ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया ये ग्रैनुलोसा सेल्स को, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपने यहाँ पर देखा कि ये कई सारे स्पेस मैंने यहाँ पर डेवलप कर दिए हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब जब ये छोटे छोटे स्पेस बन जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये कहलाएगी हमारी सेकेंडरी फॉलिकल। तो इट इज़ द सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर कुछ स्पेस डेवलप हो गए हैं, जिससे हम इसको सेकेंडरी फॉलिकल कह रहे हैं। अब डेवलपमेंट और होगा और ये कहलाएगी इस बार टर्सरी फॉलिकल। तो आपने देखा इसे टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक फॉलिकल बनाएगी ये। इसमें क्या होता है कि जितना भी स्पेस आप देख रहे हैं ये सारा स्पेस आपस में मिल जाकर एक स्पेस बना लेगा। तो चलिए इसको भी हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे हुआ ये। तो मान लीजिए ये हमारी प्राइमरी oocyte बीच में एज इट इज़ है, इसके किनारे हमारी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जैसा कि हैं, और बीच में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर एक बड़ा सा स्पेस। ये सारे स्पेस छोटे छोटे जो थे ये मिल गए और इनके मिलने से एक बड़ा सा स्पेस बन गया, ठीक है ना। इसके बाद जो बड़ा सा स्पेस बन गया उसके अलावा यहाँ पर हमारी जो ग्रैनुलोसा सेल्स थी वो वैसे ही रहेंगी बचे हुए एरिया में। इस टाइप से मैंने बना दिया यहाँ पर। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टर्सरी फॉलिकल। तो इट इज़ द टर्सरी फॉलिकल। और आप देखो टर्सरी फॉलिकल में एक जो स्पेस बड़ा सा बना है उसको कहा जाता है एंट्रम, जिसका नाम मैंने आगे जाकर दिखाया है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस बन गया है उसका नाम एंट्रम है, मैंने यहाँ पर लिखकर आपको दिखा दिया है। तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर अब कहलाएगी आपकी टर्सरी फॉलिकल, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इस एंट्रम के अंदर एक लिक्विड भी भरा होगा जिसे कहेंगे लिकर फॉलिकुली। तो आप समझो इस बात को बहुत ध्यान से कि सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थी। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स किस में बदल गई, प्राइमरी फॉलिकल्स में। एक लेयर पहले बनी, उसके बाद फिर कई लेयर्स बन गई प्राइमरी फॉलिकल में, जिनको हमने ग्रैनुलोसा सेल्स कहा। उसके बाद उनमें कुछ स्पेस डेवलप हो गए, स्ट्रक्चर कहलाई सेकेंडरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल के टाइम पर क्या हुआ कि सारे स्पेस आपस मिलकर एक बड़ी सी कैविटी बना लेते हैं जिसको हम एंट्रम कहते हैं, और इसके अंदर एक लिक्विड भी सिक्रेट हो जाता है। यही ग्रैनुलोसा सेल्स ही ये लिक्विड सिक्रेट करती हैं जिसका नाम होता है लिकर फॉलिकुली। तो ये लिक्विड भी इसके अंदर पाया जाता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी फॉलिकल, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये हमारी प्राइमोर्डियल, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। और इसके अंदर क्या है, अभी भी प्राइमरी oocyte है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, प्राइमरी oocyte है। अब ये जो हमारी टर्सरी फॉलिकल है ये मैच्योर होगी और बन जाएगी एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या होता है आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो सबसे बीच में क्या चीज़ थी हमारी, सबसे बीच में थी हमारी प्राइमरी oocyte। अब क्या होता है प्राइमरी oocyte के साथ साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, जहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो हमारी प्राइमरी oocyte है बाहर के एरिया से इसी सेल्स के द्वारा अटैच होगी। मतलब ग्रैनुलोसा सेल्स का ये थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है, ये वाला आप यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो, इस पार्ट को कहते हैं क्यूमुलस मास, या क्यूमुलस सेल्स होती हैं एक्चुअली कहलाती हैं, इनको हम क्यूमुलस मास कहते हैं। तो इसका भी नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इट इज़ द क्यूमुलस मास। और क्यूमुलस मास की हेल्प से ही ये फॉलिकल फटकर बाहर आएगी। अब ये जो क्यूमुलस मास होता है इसके अंदर, ये जो हमारी oocyte है
ये डिवाइड करती है। और अब ये जो प्राइमरी oocyte थी, अभी तक प्राइमरी oocyte कहला रही थी, यहाँ तक इसका नाम क्या था, प्राइमरी oocyte, अब ये किस में बदल जाएगी, सेकेंडरी oocyte में डिवीजन करेगी, माइटोटिक डिवीजन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकेंडरी oocyte में। तो होगा क्या है यहाँ पर, ये सेकेंडरी oocyte हो गई। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर बन जाएगी जिसको कहेंगे ज़ोना पेल्यूसिडा, ज़ोना पेल्यूसिडा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो सेकेंडरी oocyte और उसके बाहर एक लेयर है जैसे मैंने रेड कलर से दिखाया है, दैट इज द ज़ोना पेल्यूसिडा। तो ब्लू कलर से दिखाया है ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा के ठीक बाहर एक लेयर होगी जो कि क्यूमुलस सेल्स की इनर मोस्ट लेयर होगी। देखिए ये क्यूमुलस मास था और क्यूमुलस मास के सबसे अंदर की लेयर ये कहलाएगी कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। मैंने आपको oogenesis की वीडियो में पीछे ओवम का स्ट्रक्चर भी बताया है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कि oocyte, ज़ोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये सारा कुछ बताया गया है। जब ये फॉलिकल बाहर आती है तो इसके साथ में ज़ोना पेल्यूसिडा भी दिख रही है और कोरोना रेडिएटा भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर इतना बना है, इसमें क्या क्या हो गया, बीच में सेकेंडरी oocyte हो गई, उसके बाहर की तरफ आप देख रहे हो ये क्या दिख रहा है आपको ब्लैक कलर से, ज़ोना पेल्यूसिडा, जो कि हमारे oocyte की सबसे बाहर की लेयर होती है। और सबसे बाहर एक और लेयर मैंने बना दी जिसका नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा, जो कि हमारे क्यूमुलस मास की सबसे अंदर की लेयर होती है। तो यही सारे नाम हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो आपने देखा बीच में सेकेंडरी oocyte हो गई, उसको कवर करने का काम किसने किया, ज़ोना पेल्यूसिडा को। उसको ज़ोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या है आपका, कोरोना रेडिएटा है। ये सेल्स क्या कहला रही हैं, क्यूमुलस मास कहला रही हैं। ये क्या है आपका एंट्रम, जो कि कैविटी है, इसके अंदर का लिक्विड मैंने अभी आपको बताया लीकर फॉलिकुली, तो इसके अंदर लिक्विड होगा। अब सबसे बाहर की तरफ दो लेयर्स और डेवलप हो जाती हैं, जिनमें अंदर वाली कहलाती है थीका इंटरना और बाहर वाली कहलाती है थीका एक्सटर्ना। तो ये इनको भी मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये तो हमारा, इसके बाद हमने ये आपको बनाकर क्या दिखा दिया, ये हमारा एंट्रम हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा ये हमने यहाँ पर कौन सी सेल्स बना दी, ये हमारा क्यूमुलस मास हो गया। हमारी ग्रैनुलोसा सेल्स ही आगे जाकर क्यूमुलस मास में कन्वर्ट हो जाती हैं। थोड़ा सा रफली मैं जल्दी में ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके बाहर मैंने आपको बताया कि दो लेयर्स और डेवलप हो गई। तो एक लेयर हमने ये मान लेते हैं, ये बन गई, और इस लेयर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसके बाहर एक लेयर और डेवलप हो जाएगी, मान लीजिए ये डेवलप हो गई। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर जब बन गई तब इस स्ट्रक्चर को हमने कहा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो मैंने यहाँ पर पहले इसका नाम डालते हैं, इट इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इट इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं एक बार फिर से। तो इट इज द सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में ये वाली लेयर ज़ोना पेल्यूसिडा, उसके बाहर की लेयर कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाहर की ये कैविटी क्या है, एंट्रम, एंट्रम के अंदर का लिक्विड क्या है, लीकर फॉलिकुली। इसके बाहर दो लेयर्स मैंने आपको बताई, पहली थीका इंटरना और बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जैसे ही ये थीका इंटरना बनेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करना शुरू कर देगी जिसको हम कहेंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो थीका इंटरना के द्वारा सेक्रेट होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे नामों को हम लोग। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसमें सबसे बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना, उसके अंदर थीका इंटरना जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगी, उसके अंदर कैविटी है एंट्रम, इसके अंदर जो लिक्विड है दैट इज लीकर फॉलिकुली। उसके बाद बीच में आप देख रहे हो सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte की आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा के बाहर की जो लेयर है वो कोरोना रेडिएटा। यहाँ पर ये क्यूमुलस मास आपको दिख रहा है और ये पूरा स्ट्रक्चर इट इज अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी। अब क्या होता है कि ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये फीमेल की बॉडी के अंदर हर मंथ डेवलप होती है।
आपको पता है कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, MC जिसको हम लोग कहते हैं, मासिक चक्र, उसमें जो 14th डे होता है, 14वां दिन होता है, उसमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर मैंने ओव्यूलेशन दिखाया है। तो 13वें दिन तक हमारी ये जो मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल है ये डेवलप हो जाती है। उसके बाद ये किनारे की तरफ आ जाती है। इसी समय हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसके लेवल के बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये ग्राफेन फॉलिकल किनारे आकर फट जाती है, यानी कि रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने के बाद इसको हम कहते हैं रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल। तो ये रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल हो गई, और ये प्रक्रिया क्या कहलाई? ओव्यूलेशन। और इसने बाहर किसको रिलीज कर दिया? फेंक दिया बाहर सेकेंडरी oocyte को। तो ये बाहर क्या आ गई? सेकेंडरी oocyte आ गई, और इसके पास साथ में कुछ कोरोनरी डेटा की सेल्स वगैरह भी आएंगी। और इसके बाद ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन के बाद में ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कहाँ चली जाएगी? फैलोपियन ट्यूब्स में चली जाएगी, और वहाँ पर अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये कुछ टाइम के बाद में डिजनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफेन फॉलिकल फट गई और आपकी सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गई। यहां पर जो ये स्ट्रक्चर बचा हुआ है, जो बची हुई फॉलिकल है, उसको हम लोग कहेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये आपने देखा येलोइश स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज द कार्पस ल्यूटियम। ये पहले छोटा सा है तो इसको मैंने लिखा अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद फिर ये बड़ा और मैच्योर हो गया, फिर मैंने इसको क्या लिख दिया? आपका मैच्योर कार्पस ल्यूटियम। अब होता क्या है कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी ये कन्वर्ट हो गई एक दूसरे टाइप की सेल में, जिनको हम कहते हैं ल्यूटियल सेल्स। और ल्यूटियल सेल्स येलो कलर की हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक लिक्विड, एक्चुअली एक पिगमेंट भर जाता है, ल्यूटिन कहते हैं जिसको, जिसकी वजह से वो येलो दिखाई देता है। तो ये एक येलोइश स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हमने कहा कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम और ये मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन्स के सिक्रेशन में। ये निकालता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो वो इसी के द्वारा निकलेगा। इसके बाद एक और हार्मोन एस्ट्रोजन, जिसका मैंने भी पीछे जिक्र किया था, थीका इंटरना के द्वारा निकलता है, इसके द्वारा भी निकलता है। और एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लास्ट में रिलीज होकर हेल्प करता है डिलीवरी में। तो ये जो हमारा कार्पस ल्यूटियम है, इसे हम लोग येलो बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये येलो कलर का होता है। तो कार्पस ल्यूटियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गई। अब अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो 9 मंथ तक सर्वाइव कर लेता है और हार्मोन्स रिलीज करता रहता है, और वो सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती, तो कार्पस ल्यूटियम कुछ दिनों तक तो हार्मोन सिक्रेट करती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे डिजनरेट होने लग जाती है, और डिजनरेट होकर ये काफ़ी छोटी हो जाती है, और इसका कलर भी येलो से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक व्हाइट बॉडी बन गई, इसका नाम हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस। तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है, और ये व्हाइट बॉडी भी कहलाती है, और कुछ टाइम के बाद में ये भी डिजनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से वो मैच्योर हुई, कैसे वो रप्चर हुई, कैसे उसने जो है सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज किया। उसके बाद बची हुई स्ट्रक्चर को हमने कॉर्पस ल्यूटियम नाम दिया। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे डेवलप हुई, उसने कौन कौन से हार्मोन्स निकाले, एंड फाइनली जब वो डिजनरेट हो गई तो उसको कार्पस एल्बिकेंस कहा। और आपने पूरा एक साइकिल जो यहाँ पर था, ओवेरियन साइकिल, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी सारी बातें आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर और इसके जो भी फॉलिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया। आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए रखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा आपको वीडियो के बारे में जो भी आपको लगे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।